तो गाइस आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। चलिए आज हम लोग क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 8 है बल तथा गति के नियम। इसके पहले अपन जो है तो केमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका, आपका बायो वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका और ये फिजिक्स वाले पार्ट में एक यूनिट आपके जो मोशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन पढ़ते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम अपन लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई किया करिए, जिससे जो है तो आप लोगों को क्या है, जब ये अपन जब थ्योरी पढ़ते हैं और इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर करने में क्या होती है, हेल्प होती है। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं, लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होगा, मतलब जो गति होती है उसका रीजन क्या है। समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है, ये क्वेश्चन है। यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है। इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि एक मान लीजिए कि फर्श में क्या है, बॉल पड़ी हुई है और उसको ठोकर लगा देंगे, यानी कि उसमें बल लगा देंगे तो क्या होगी, वो लगातार चलती रहेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब उस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है, यानी कि एक स्थिति आएगी जब क्या हो जाएगी, वो विराम अवस्था में आ जाएगी। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। मतलब ये गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने इन्होंने बताया कि वस्तु कब चलेगी, कब विरामावस्था में रहेगी, इसका क्या रीजन है, किस कारण से जो है तो वस्तु जो है तो विरामावस्था में है। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। यानी कि जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो भी उसमें क्या है, फोर्स लगाना पड़ता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो भी उसे फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जब गतिशील है तो उसे रोकने के लिए और जो विरामावस्था में है उसे गतिशील करने के लिए। बिना फोर्स के ना ही गतिशील में आती है ना ही विरामावस्था में आती है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। यानी कि जो अपन किसी भी वस्तु को खींचेंगे या धकेलेंगे या ठोकर लगाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यानी कि कोई भी प्रोसेस करने में क्या लगता है, फोर्स लगता है, बल लगता है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। यह क्या है, वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है, ना चखा है और ना ही महसूस किया है कि बल किस प्रकार से बल लगाते हैं। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते या महसूस करते हैं, यानी कि जो बल लगता है उसे हम क्या करते हैं, देखते हैं और क्या है, उसे महसूस करते हैं कि हाँ इसमें क्या है, फोर्स लग रहा है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर बल की व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि किसी वस्तु में जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या कोई प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, उसी के आधार पर क्या करेंगे, इसे व्याख्या करेंगे। वस्तु को खींचना यानी कि अपने ओर खींचते हैं, या धकेलते हैं यानी कि फोर्स लगाते हैं, पुल करना या पुश करना, या ठोकर लगाना या कि उसमें ठोकर लगाते हैं। ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। यानी कि वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, पुल, पुश या ठोकर, यानी खींचना पड़ता है या धकेलना पड़ता है या ठोकर लगाना पड़ता है। तब किसी वस्तु में क्या होती है, उसमें गति होती है। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। यानी कि जब हम बल लगाएंगे तभी क्या होगी, उसमें जो है तो गति होगी। धकेलने पर ट्रॉली लगाए गए बल की दिशा में गति करती है। ये देखिए सामान लेने जा रहा है, किस प्रकार से ट्रॉली को क्या कर रहा है, फोर्स लगाकर इसे आगे की ओर ले जा रहा है। दराज को खींचा जाता है, इसमें देखिए दराज है, इसे जो है तो अपने तरफ खींचेंगे, उसमें क्या करेंगे, बल लगा के उसे अपने तरफ खींचेंगे और इसमें जो तो फोर्स लगा कर ट्रॉली को क्या करेंगे, धकेलेंगे।
फिर हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हैं। फिर इस जो ये गेंद है इसमें हॉकी से क्या करते हैं, इसमें ठोकर लगाएंगे, मारेंगे, जिससे क्या होगी, इसमें गति होगी। वस्तुओं को धकेल कर, खींच कर या ठोकर लगाकर उनकी गति की अवस्था को बदला जा सकता है। यानी कि इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि उसको धकेलेंगे या कि खींचेंगे या कि ठोकर लगाएंगे, तभी क्या होगी, कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो उसे क्या है, गति अवस्था में लाने के लिए उसमें जो है तो ये प्रोसेस करना होगा, उसे धकेलना होगा या खींचना होगा या ठोकर लगाना होगा। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए, यानी कि गति की दिशा भी बदला जाएगा फोर्स लगाकर, के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति बदली जा सकती है। यानी कि जब किसी वस्तु में क्या करेंगे, जो जैसे दबने वाला है या खींचने वाला है, कोई भी वस्तु है, उसमें क्या करेंगे, बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, बदलाव होगा। जैसे देखिए क्या है, ये एक स्प्रिंग है, इसे क्या है, किस प्रकार से खींचा जा रहा है। फिर बल लगाने पर स्प्रिंग क्या होती है, फैलती है। फिर ये देखिए बल लगाने पर गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाती है, यानी कि गोलाकार जो बॉल है और इसमें फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये अंडाकार हो जाती है, यानी कि ये दब जाती है। ये किस कारण से होता है, फोर्स लगाने से होता है। अब संतुलित और असंतुलित बल के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से संतुलित बल और असंतुलित बल कार्य करते हैं। चित्र 8.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार 2 धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। इसी प्रकार अगर हम धागे को बाईं ओर खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल से खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है। यानी कि जब उसमें जब समान जो है, देखिए अगर किसी तरफ से एक तरफ से खींचा जाएगा तो क्या होगा, वस्तु उसी ओर गति करने लगेगी। अगर दोनों तरफ से समान रूप से समान बल लगाया जाएगा तो वस्तु में क्या होगा, गति नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, संतुलित अवस्था में हो जाएगी। तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को क्या बोलते हैं, संतुलित बल कहते हैं, तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करती हैं। नहीं करता है। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के 2 विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। यानी कि जब 2 विपरीत बल कार्य करेंगे तब किस प्रकार से इसमें क्रिया होगी। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। यानी कि आप 2 तरफ से, मान लीजिए कोई वस्तु रखा है, एक तरफ से एक कोई फोर्स लगाए और दूसरे तरफ से 3 लोग मिलके या 2 लोग मिलके फोर्स लगाएं, तो किस तरफ वस्तु जाएगी, जिस तरफ से कम बल लगेगा। जिस तरफ से कम बल लगेगा और एक तरफ से ज़्यादा बल लगेगा तो ज़्यादा बल से कम बल की ओर क्या हो जाएगा, वस्तु खिसक जाएगी। पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है। इस और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। यानी कि जो असंतुलित बल होगा तो किस दिशा में क्या करेगा, उसको वस्तु को खिसकने में क्या करेगा, कार्य करेगा। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। यानी कि जो कोई वस्तु रखी हुई है और उसे गति प्रदान करने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी, तो असंतुलित बल की आवश्यकता होगी। लकड़ी के एक पिंड पर लगे 2 बल, ये देखिए एक ये एक्स है और वाई है और इसमें क्या है, वस्तु रखी हुई है और इसमें क्या है, बल लग रहा है एक्स और वाई। क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है। क्यों? क्योंकि उसमें संतुलित बल कार्य करता रहता है, घर्षण बल लगता है। क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। यानी कि हम जिस ओर खिसका रहे हैं उसके विपरीत कौन सा बल काम कर रहा है, घर्षण बल काम कर रहा है, जिसकी वजह से वस्तु क्या हो रही है, वहीं पर स्थायी है, वो खिसक नहीं रही है।
यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, यानी कि जो वस्तु है और जो नीचे जिस चीज़ में रखा हुआ है, यानी तो जैसे जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है और जो वस्तु, उन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो घर्षण बल कार्य कर रहा है। अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। चित्र 8.4b में बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं, लेकिन बक्सा फिर भी, ये देखिए इसमें किस प्रकार से बक्सा रखा हुआ A B C, देखिए तीनों में किस प्रकार से फोर्स लगा रहे हैं और इसमें किस गति हो रही है कि नहीं हो रही है, देखिए नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है, यानी कि जितना हम फोर्स लगा के किसी भी वस्तु को धकेल रहे उतने ही बल में क्या लग रहा है, घर्षण बल रहा है, जिसकी वजह से वस्तु क्या है, संतुलित अवस्था में है। अगर जितना घर्षण बल लग रहा उससे ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे तब क्या होगी, असंतुलित बल उत्पन्न हो जाएगा और वस्तु आगे की ओर खिसक जाएगी। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है। चित्र 8.4c में यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसीलिए बक्सा खिसकने लगता है। ये देखिए 8.4c में देखिए किस प्रकार से, ये इसमें क्या देखिए ज़्यादा फोर्स लग रहा है और नीचे से घर्षण बल कम लग रहा है। जब कम बल लग रहा है तो ये क्या है, वस्तु खिसक जाएगी। और इसमें बी नंबर में देखिए जितना फोर्स लग रहा है उतने घर्षण बल लग रहा है, तो ये क्या हो गया, संतुलित अवस्था में हो गया। इसी प्रकार ए में देखिए जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना जो है तो उसके विपरीत जो है तो घर्षण बल लग रहा है, जिसके वजह से वस्तु नहीं खिसक पा रही है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी कि हम लोग जिस पैडल मारकर जो गति को स्टार्ट करते हैं अगर उसे रोक देंगे और उसके विपरीत कौन सा बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल कार्य कर रहा है, तब क्या हो जाएगी, साइकिल धीमी हो जाएगी। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है, यानी कि अगर कोई भी वस्तु में गति कराना है तो उसके लिए क्या हो जाएगी, उसमें असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब उसे गति की अवस्था में लाएंगे तो उसे एक फोर्स की आवश्यकता है, नहीं तो संतुलित हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वस्तु वहीं पर जो है तो स्थायी हो जाएगी। तथापि वह बिल्कुल गलत है। कोई भी वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल, बाह्य तथा घर्षण संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, यानी कि जब कोई वस्तु है मान लीजिए उसमें असंतुलित बल लगाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसके वेग में परिवर्तन होगी और उसके दिशा में परिवर्तन होगी, और जब वेग और दिशा दोनों में परिवर्तन होगी तो ये वस्तु किस गति में आ जाएगी, त्वरित गति में हो जाएगी, यानी कि दोनों में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन हो जाएगी और उसके जो है तो बल में दिशा में परिवर्तन, वेग और दिशा दोनों में परिवर्तन होगा तो उसे क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल घटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी, यानी कि जब बल को हटा लेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, वस्तु में प्राप्त हुए जो उसमें वेग लगेगा, बल लगेगा, उसके वजह से क्या हो जाएगी, वस्तु गतिमान रहेगी, यानी कि गति करने लगेगी। अब देखिए गति का प्रथम नियम क्या कहता है 8.2 में, वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है, यानी कि ये बोल रहे हैं कि जब तक कोई वस्तु गति कर रही है आनत तल यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, तो उसमें अगर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो वस्तु क्या करेगी, गति करती है।
उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जब अगर गोली लुढ़क रही है तो उसका के वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगी कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है। मतलब इसमें कौन सा बल कार्य कर रहा है, आपकी जो ये गोली है उसमें गुरुत्वीय बल जो है तो कार्य कर रहा है। ये देखिए इस प्रकार से। और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। चित्र 8.5b में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है, यानी कि जब कांच की गोली ऊपर से नीचे की ओर आती है तब क्या होता है, वेग बढ़ता है। और जब कांच की गोली नीचे से ऊपर की ओर जाती है तब क्या होता है, इसका वेग जो है तो घट जाता है। चित्र 8.5c में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित अनंत तल पर एक गोली स्थिर है, यानी कि जब अनंत तल पर दोनों तरफ से सेम जो है तो रहेगा और घर्षण रहित रहेगा, उसमें घर्षण नहीं होगा, तब क्या हो जाएगी, गोली स्थिर अवस्था में हो जाएगी। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर से अनंत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया है। मतलब उसमें जो है तो यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल बता रहे हैं कि जितनी ऊंचाई से छोड़ी जाएगी उतना ही नीचे से ऊपर की ओर वो गति करेगी। यदि दोनों ओर के तलों को झुकाव समान है, यानी कि दोनों ओर से समान है, तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूर तक की वह लुढ़की थी। अगर दाईं ओर से अनंत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए, अर्थात ढाल को क्या किया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति, ये देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए आप कि देखिए किस प्रकार से यहाँ से ये गोली रखी गई है और ऊपर से नीचे की ओर अनंत तल पर आएगी तो इसमें क्या हो जाएगी, तेज वेग के साथ आएगी ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगे। अब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो इसे एक फोर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें से कोई नीचे से ऊपर की ओर बल नहीं कार्य कर रहा, लेकिन ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहा है तब कोई न कोई बल कार्य कर रहा, उस बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहे हैं। फिर इसमें देखिए ए में ये स्थिति में देखिए ऊपर से नीचे आ रही है, फिर यहाँ से जब ऊपर की ओर जाएगी तो भी ये बी पॉइंट में देखिए जब ऊपर से नीचे, यहाँ ए में देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रही तो फोर्स के साथ आएगी, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ऊपर की ओर जाएगी। सी में देखिए जब दोनों तरफ से संतुलित है तब ये गोली कहाँ पर, ये एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर दोनों तरफ से सेम बल लग रहे हैं तो गोली क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। यही बताया गैलीलियो ने। अब देखिए क्या है, किसी कांच की गोली का अनंत तल पर नीचे की ओर लुढ़कना। ए में देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इसमें वेग के साथ आएगी। सेकंड क्या, गोली के ऊपर की ओर गति, तथा सी में क्या है, कांच की गोली की द्विआनत तल पर गति, यानी कि जो सी है तो इसमें द्विआनत तल है, यानी कि जो ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन इसमें क्या है, संतुलित अवस्था में है। जब संतुलित अवस्था में है तो गोली क्या है कि दोनों तरफ से जब फोर्स लग रहे हैं जहाँ पर स्थिर हो जाएगी, कहीं ना कहीं पर एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। लेकिन बी में देखिए इसमें फोर्स के साथ फोर्स लगाना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा, तब ये क्या होगी, गोली ऊपर की ओर जाएगी। फिर इनके बारे में देख लेते हैं, इसके बाद जो है तो स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता बेनेजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी।
सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी दी मोट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सन 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के पांडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर प्रेक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की, जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उन्होंने खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्य उद्घाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं, यानी कि जो सभी ग्रह हैं तो सूर्य के जो है तो चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के परितः, न कि पृथ्वी के चारों ओर गति लगाते हैं। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत थी, यानी कि जब उन्होंने बताया था तब लोग उन पर विश्वास नहीं करते रहे होंगे, तभी तो ये बताया कि तब उस समय क्या थी, ये विचारधारा विपरीत थी। लेकिन आज देखिए वही सब सच है। फिर इसमें देखिए जो है तो लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ लुब्रिकेंट का लेप किया जाता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया, यानी कि जो गैलीलियो ने विचार दिए थे तो इसका जो है तो आगे कौन विकास किया, न्यूटन ने किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यानी कि प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति में की अवस्था में बनी रहती है, कब तक, जब तक उसमें कोई बाहरी जो है तो बल कार्य ना करे। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। यानी कि जब क्या होता है कि जब वस्तुएं को जैसे रोकने का कार्य करेंगे तो क्या करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि वो अपनी जो जिस मोड में चल रही हैं, उस जिस प्रकार से गति कर रही हूँ, क्या करेंगी, गति करने की कोशिश करेंगी, इसलिए उसमें क्या होगा, एक विरोध उत्पन्न होगा। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी कि गति का जो पहला नियम है उसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गति का प्रथम नियम भी कहते हैं।
किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। जैसे हम लोग जैसे बस में मान लीजिए अपन क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, तो जब बैठे रहते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जैसे जब बल लगता है तो अपन सीट से कैसे होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो क्या होता है, ये जड़त्व के कारण होता है। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। यानी कि जब तक ब्रेक नहीं लगती है तो क्या होता है, हम अपने स्थायी सीट में बैठे रहते हैं, लेकिन जब ब्रेक लगती है, जैसे गाड़ी रुकती है, तो हम लोग कैसे हो जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण, यानी कि जो हमारा शरीर है, जो बॉडी है, जो ऐसे बैठे रहते हैं, उसमें क्या होता है, जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि हमारा बॉडी जो है तो जड़त्व के कारण क्या होता है, गतिज अवस्था में बने रहने का प्रवृत्ति यानी कि गुण रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकरा कर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। यह सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती हैं और इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस में अचानक गति में आ जाने से हमारे पैर, जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है, गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इसी गति का विरोध करता है। यानी कि पैर तो गति अवस्था में आ जाएगा, लेकिन ऊपर की बॉडी क्या हो, जड़त्व अवस्था में है और वो क्या करता है, उसका गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा है। यानी कि विरामावस्था में कब तक कोई वस्तु रहेगी, जब तक उसमें कोई असंतुलित बल नहीं कार्य करेगा। इसे निम्न गतिविधि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 8.1 चित्र 8.6 में दर्शाए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाएं। एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर को अपनी अंगुलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराइए। यानी कि क्या करना, जो ये गोटी रखी हुई हैं इनको क्या करना, एक साथ सब ऊपर रखना है और एक ले लेना है और इसको जो है तो तेज से इसमें तीव्र गति से क्या करना, बल लगाकर नीचे वाले में क्या करना है, फोर्स लगाना है। अब देखिए क्या होता है, क्षैतिज यानी कि क्षैतिज इसमें गति कराना है। क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराइए। सबसे नीचे वाली गोटी में टकराना है। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जड़त्व के कारण जो है तो नीचे वाली बस गोटी क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी, बाकी जड़त्व के कारण सभी गोटी क्या हो जाएंगी, उसी में रख जाएंगी। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं और बाकी की शेष गोलियां जो है तो क्या हो जाएंगी, नीचे की ओर गिर जाएंगी और उसी में रख जाएंगी। ये देखिए किस प्रकार से कैरम में, ये देखिए यहाँ पर से एक गोटी इसको यहाँ पर क्षैतिज दिशा मारा जाता है, जिसमें से एक गोटी क्या होती है, बाहर निकल जाती है और शेष क्या होती है, लंबवत उसी में रख जाती हैं। किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकरा कर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी ही ढेरी के बाहर आती है। मतलब इतनी सारी जो गोटी रखी हुई हैं इसमें से कौन सी गोटी बाहर जाती है, जो सबसे नीचे वाली होती है, जिसमें क्या है, फोर्स लगा के उसमें जो है तो उसे फोर्स लगा के उसमें मारा जाता है। क्रियाकलाप 8.2 देखिए, कांच की एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता रखें। यानी कि एक गिलास लीजिए और उसमें क्या करना है, ताश का पत्ता रखना है। अब चित्र 8.7 में दर्शाए के अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें।
पत्ते को उंगलियों से तीव्र क्षैतिज झटका दे। पत्ते को जो है तो क्या करना है, तीव्र झटका देना है। आप पाएंगे कि पत्ता जो है आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। यानी कि पत्ता तो आगे की ओर खिसक जाएगा, लेकिन इसमें जो रखा सिक्का हो क्या होगा, गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के झटके के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है। मतलब जो ये सिक्का इसमें 5 का रखा है, ये क्या है, अपनी स्थिति इसके संतुलित बल है। ये क्या है, अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए जो है इसमें कोई गति नहीं होती है और ये क्या होता है, गिलास के अंदर गिर जाता है। अंगुली से ताश के पत्ते को झटका देने पर पत्ते के ऊपर रखा सिक्का नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। क्रियाकलाप 8.3 में देखिए, पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए। पानी से भरा गिलास जो है तो किस में रखना है, ट्रे पर रखना है। ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए, यानी कि आप मतलब घूमना है। हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। क्यों? क्या आप अब समझे कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बना होता है। अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से क्या करता है, रोकता है। गाइज आज के लिए इतना ही। क्लास 30 मिनट की हो चुकी है। अब अपन 8.3 जड़त्व तथा द्रव्यमान इसको कल करेंगे। आप लोगों को हमारी क्लास कैसे लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट करिए। हमारा एक न्यू चैनल है NCERT साइंस लर्निंग, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।